सोशल मीडिया स्टार डकी भाई का केस नया से नया मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। एडवोकेट फयाज रामे वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं एनसीसीआई के 8 अफसरान क्या वाकई ही रिश्वत में मुलविस थे। 6 डायरेक्टर हैं और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। कुछ 90 लाख रुपए का एलिगेशन है। FIA ने FIR दी है, चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर FIR देते हैं। डकी भाई और अरूप जतोई के लॉयर थे चौधरी मोहम्मद उस्मान, उन पर भी रिश्वत का इल्जाम लगा। FIR में नामजद भी किया गया। ये कोई थर्ड पर्सन है, उनके अकाउंट में रकम गई है। इतने बड़े इदारे में इतने छोटे लोग निकले। मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपना स्टेटस चपरासी से भी काम दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। सोशल मीडिया स्टार डकी भाई का केस आए रोज़ नया से नया मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। उनके जो लीगल टीम के लॉयर हैं एडवोकेट फयाज रामे वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि NCCI के 8 अफसरान क्या वाकई ही रिश्वत में मुलविस थे। FIR भी दर्ज हो गई और इसमें जो हैरान कुन बात हुई है कि जो डकी भाई और अरूप जतोई के लॉयर थे चौधरी मोहम्मद उस्मान, उन पर भी रिश्वत का इल्ज़ाम लगा। FIR में नामजद भी किया गया। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि NCCI के 8 अफसरान क्या सबूत साबित हो चुका है उन पे कि उन्होंने रिश्वत ली, FIR दी गई और कहा यह भी जा रहा है कि 20 मिनट के अंदर एप्लीकेशन होती है और फिर उसके बाद फ़ौरन FIR दे दी जाती है। देखें, ये एक FIR तो रजिस्टर्ड होगी अरूप जतोई की मुद्दत में 36/2025 शेखपुरा डिवीजन ये है तो FIA की, जिसमें ये FIR दर्ज हुई है। और इसमें ये 8 लोग हैं। सरफराज चौधरी हैं एडिशनल डायरेक्टर, जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर, अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर, शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर, मुश्तबा ज़फ़र असिस्टेंट डायरेक्टर, यासर रमज़ान सब इंस्पेक्टर और अली रज़ा सब इंस्पेक्टर। तो ये 6 डायरेक्टर हैं और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। इसमें फिर कुछ प्राइवेट लोग भी हैं, एक वकील साहब भी हैं। इस तरह से करके ये FIR दी गई है, जिसमें कुछ 90 लाख रुपए का एलिगेशन है। 60 लाख रुपए FIR के मुताबिक अरूप जतोई को बेल दिलवाने का है और 30 लाख रुपए डकी को जुडिशल करवाने का। तो ये अभी तक एलिगेशन है। डेफिनेटली अगर FIR हुई है तो FIA ने FIR दी है। वो आपको पता है पहले चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर FIR देते हैं। उनका पंजाब पुलिस से थोड़ा मुख्तलिफ प्रोसीजर है। पंजाब पुलिस पहले ऑपरेशन ब्रांच पर्चा देती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन को रेफ़र करती है। तो ये पहले चीज़ों की इंक्वायरी करते हैं, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार ही होता है। चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, मतलब कि FIR से पहले भी वक़ूवे की तस्दीक करते हैं, दैन उसके बाद ये FIR देते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो जान होगी, कुछ ना कुछ शाहिद होंगे जिसकी बुनियाद पर ये FIR दर्ज हुई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही इस तरह का अमल होगा कि रिश्वत ली हुई? और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज, उनकी जानिब से वो जो रकम रिकवर की गई डकी भाई के अकाउंट से, वो भी उन्होंने अपने अकाउंट पे सेंड करवाई। ये कोई थर्ड पर्सन है, उनके अकाउंट में रकम गई है और उस थर्ड पर्सन के इनके साथ फिर CDR के ज़रिए से जो राब्ता वगैरह है वो काफ़ी अरसे से मैच कर गया और फिर ट्रांजैक्शन आगे कहाँ कहाँ हुई उन लोगों के अच्छा, साथ। क्या इन अफसरान ने कोई फ्रंटमैन रखे हुए थे अपने जो रकम लेते देते थे? जी, फ्रंट मैन रखे हुए थे ना, उनके नाम उस FIR में मेंशन है। ठीक है। तो वो फ्रंट मैन इन्होंने रखे हुए थे। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ के भी सुना देता हूँ उनके नाम। जो फ्रंट मैन इन्होंने रखे हुए थे उनमें से एक हैं जनाब जो शुएब रियाज साहब के फ्रंट मैन थे, उनका नाम था सलमान अजीज़, जो कि शुएब रियाज का फ्रंट मैन था। इसी तरह से शबाज साहब थे जो थे, ये भी फ्रंट मैन थे। अच्छा, सलमान अजीज तो डकी के दोस्त भी हैं। ये वो डकी के दोस्त भी हैं, उन्होंने FIR में लिखा और उनके साथ भी उनका ताल्लुक था। ठीक है। तो उन्होंने ये डील करवाई। जी। अब क्या समझते हैं कि केस किस तरफ जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये केस नया मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। कभी अफसरान के पास बात जाती है, कभी अफसरान रिश्वत लेने में मुलविस हो जाते हैं। क्या अब जिनके पास आया है ये केस दोबारा से, क्या फिर इस तरह की कोई सूरत हाल देखने को मिल सकती है? यार फैज़ान, ये तो बड़ा एक हैरानकुन चीज़ है कि एक इतने बड़े इदारे में इतने छोटे लोग निकले। अब ये 90 लाख रुपया है, आप देखें, और ये 8-10 लोग हैं। मीन्स के 10-10 लाख रुपया भी नहीं आता। तो कोई 10 लाख रुपया इतने बड़े अहदों पे बैठे हुए लोगों के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपना स्टेटस चपरासी से भी काम दिखाया है। ठीक है, कोई होता है, कोई आपने को बहुत जो है वो कोई है वो, यार कोई रिश्वत तो तगड़ी ले लेते। ठीक है, लेनी थी। 10 लाख रुपए की क्या हैसियत है? 10 लाख रुपए की खातर अपना ईमान जो है वो बेच दिया है।
तो ऐसे लोग तो जो हैं वो किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। और ये वो मोहतरम थे जिनका हर इंटरव्यू शुरू होता था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, और जनाब जुबे से पाक पाकिस्तान से। और ऐसे लगता था कि जैसे कोई मुफ्ती मुनीर साहब बात कर रहे हैं जो अभी पाकिस्तान को जुबे से पाक करने लगे। ये वो मोहतरम है। और इन पे वो एक शेर है ना कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और एक वो बड़े मुझे आज याद आ रहे हैं कि पढ़ते हुए तस्बीह कमर जा रहे हैं सुई मैं खाना। मतलब कि कमर जो है वो तस्बीह पढ़ते हुए शराब खाने की तरफ जा रहे हैं। पढ़ते हुए तस्बीह कमर जा रहे हैं सोए मैं खाना। कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। तो इन्होंने चोला तो पहना हुआ था वतन अजीज़ को पाक करने का, लेकिन असल में ये खुद ही एक नंबर के रिश्वतखोर और करप्ट निकले। अच्छा, केस किस तरफ जाएगा? क्या मज़ीद सख्ती होगी डकी भाई पर? क्योंकि कहा यह जाता है कि इस तरह का जब रिएक्शन उन पार्टी की तरफ से आती है जिनका मुलजिम या मुजरिम अंदर जेल के अंदर जुडिशियल हुआ हो या पुलिस के पास हो या किसी भी इदारे के पास हो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल आती है। क्या अरूप जतोई पीछे कोई बंदा फीड कर रहा है जो FIR जिस तरह दी गई? और सबसे हैरान कुन इसमें जो बात थी कि उन्होंने अपने वकील पर भी ये इल्ज़ाम लगाया, नाम डाल के, नामजदगी डाल के, कि 5 लाख रुपया उन्होंने भी रखा। यार इस बात में मैं बड़ा हैरान हुआ कि वकील साहब का जो नाम उसमें आया। वकीलों का काम तो यार अदालत में केसेस को फाइट करना होता है। इस तरह के मामलात में मैंने कभी वकीलों को देखा नहीं है। ऑनेस्टली बात है, ये नहीं कि मैं वकील हूँ तो मैं इसलिए कहा हूँ। और उस्मान साहब बज़ाहिर मैंने तो उन्हें बड़ा शरीफ इंसान पाया। अब अंदर के क्या मामलात हैं इस पे मैं कोई राय देने के काबिल नहीं रहा इसके बाद। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वकील का नाम बड़ा एक मायूस कौन सी चीज़ है इसमें। लेकिन बाकी आप देखें, बाकी अगर FIR देखें तो बाकी FIR ने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। और इसके बाद डक्की का केस तो ख़त्म हो गया। डक्की तो देखें, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है वही करप्ट निकल आई आपकी। तो इन्वेस्टिगेशन क्या रही? और इन्वेस्टिगेशन का पहले भी कोई सर पाँव नहीं है। 22 दिन के रिमांड में आप देखें तो इन्होंने जो दावे किए थे उसमें क्या चीज़ सामने आई? मनी लॉन्ड्रिंग ला रहे हैं जी, कंट्री हेड बन गया जी, तो कोई एक एविडेंस तो सामने आया नहीं। अच्छा, जो रिकवर की गई है रकम, क्या वो भी वापस ली जाएगी और डकी भाई तक पहुंच जाएगी? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी गलत हो गई, अफसरान रिश्वत लेते पकड़े गए, FIR दर्ज हो गई। देखें ये तो अब अदालतों के अहकामात के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर द टाइम बिंग ये बेल के लिए एक सॉलिड ग्राउंड बन गई है। बेल तो इनको मिल जाएगी हाई कोर्ट से। बाकी जो रिकवरी की बात है वो अब डिपेंड करता है ट्रायल कोर्ट में जाके। वो सारी जो चीज़ें फ्रीज़ की हैं उसकी डी फ्रीज़ करवाने के लिए कोर्ट से, अदालतों से इनको ऑर्डर लेने पड़ेंगे। और उसमें फिर देखते हैं कि अदालतें क्या करती हैं। ये जो अफसरान जिनको नॉमिनेट किया गया और अदालत में भी पेश किया गया गुज़िश्ता रोज़, क्या समझते हैं क्या सज़ा हो सकती है और ये किस तरफ जाएगा? देखिए ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अभी तक जो इनके ऊपर दफात लगी हैं ना वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 की दफ़ा 5 के क्लास 2 के तहत लगी है। और PPC का सेक्शन 161 है और 109 है। तो उसके तहत 7 साल से ज़्यादा इनको सज़ा हो सकती है। तो नज़र आ रहा है कि सज़ा इनको हो जाएगी। सही है। और अरूप जतोई वाला मामला ख़त्म हो गया, क्या वो ज़मानत पर हैं, दोबारा पकड़ी जा सकती हैं? और डकी भाई कब तक बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखें डकी भाई तो अभी हाई कोर्ट में उनकी बेल फाइल कर दी जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये जो है अरूप जतोई का तो पहले भी कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं था। अरूप जतोई तो इसी बुनियाद पे नामजद किया बस, तो इसके अलावा क्या है? तो एक चीज़ आप माने कि इन्होंने भी बहुत जुल्म और ज़्यादती का तूफ़ान उठाया हुआ था। अब देखें ना, डकी के एक मैनेजर सुभान को पकड़ा, वो बच्चा बेचारा गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 महीने हुए हैं उसको वहाँ पे आए हुए, वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। उसको 9 दिन का यार उसका रिमांड, खुदा का खौफ करें, 9 दिन के रिमांड में कोई चीज़ ही नहीं सामने आई। वो लानत है यार ऐसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि 9 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन अफसर कहे मैं कुछ रिकवर नहीं कर सका। फैज़ान साहब इस चीज़ को ज़रा आप सोचें। फिर पकड़ा जाता है जी असर नदीम और बाबा ओपी, और 10 दिन का रिमांड, 10 दिन बाद जी कोई शय नहीं लगी। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि 10 दिन बाद कुछ नहीं मिला? और भाई जो टारगेट हासिल करना होता था ना वो कर लेते थे, बाद में कह देते थे कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने मज़े तो किए खूब, लूटा तो है, ये तो बात कंफर्म है। तभी तो 10-10 दिन के रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं होती। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो एक दिन में ही चीज़ें रिकवर कर लेता, और आधे घंटे में रिकवर कर लेता है यार। ये पत्थर के बने हुए लोग हैं, ठीक है।
10-10 दिन के रिमांड। एंड में हैरान हूँ मैं अदालतों के ऊपर भी, वो 10 दिन का रिमांड, रिकवरी ज़ीरो। और जो इस इदारे को इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं लोग, क्या वो इनसे पूछते नहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि 10 दिन के रिमांड में कोई रिकवरी नहीं, भाई तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है? ठीक है। अच्छा, पंजाबी में एक टर्म यूज़ की जाती है कि मजा मजा दियाँ भैणां होंदियां। तो FIA भी NCCI भी सेम चीज़ है। अब जिनके पास तहकीकात जा रही हैं, जो आगे इन अफसरान की तहकीकात करेंगे, तो कि किस तरह पता चलेगा कि मेरिट पर तहकीकात होंगी और वो इन्वॉल्व होंगे? चलो FIR होगी, अदालत में पेश होगी, ज़ाहिरी बात है वो फिर अपनों को रिलीफ देंगे, क्या बनेगा इसमें? रिलीफ क्या दे रहे हैं, वो तो पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आपने देखा नहीं, लैंड क्रूजर में उतरे हैं, ना कोई हथकड़ी, मास्क MNA वाला सूट उन्होंने पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, पूरे प्रोटोकॉल से अंदर गए हैं। जब डक्की पेशी पे आता था तो ऐसे आता था। उसके ऊपर एलिगेशन प्रमोशन का है, इसके ऊपर है अपने इदारे को बेचने का। एक एलिगेशन आपके ऊपर क्यों नहीं लगता, मेरे ऊपर क्यों नहीं लगता? किसी देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ तो है ना भाई, कुछ ना कुछ तो है ना जिसके ऊपर, जिसकी वजह से एलिगेशन लगा है। अब ये FIR आ गई है तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान इनको दी थी। नेशनल साइबर क्राइम कोई छोटा इदारा नहीं है। इनके लेटर्स का, इनकी रेफरेंस का इंटरनेशनल सतह पे रिगार्ड किया जा रहा होता है। इनके रेड वारंट्स के ऊपर दुनिया से बंदे पकड़ कर ला रहे होते हैं। तो ये क्या 10-10 लाख पे अपना ज़मीर बेच देते हैं? ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ये सच है तो डक्की ने एहसान किया है बाकी लोगों के ऊपर। इन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों को इस तरह से लूटा होगा। नाज़रीन, रामे भाई भी शेर सुना रहे थे तो शेर याद आया कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। तो यही हाल हुआ है डक्की भाई के केस में भी कि जो अफसरान जो तफ्तीश कर रहे थे, जो रिकवरी कर रहे थे, वही रिश्वत में मुलविस पाए गए और उनको कल अदालत में पेश किया गया। अब ये केस किस तरफ जाएगा आपको वो भी दिखाएंगे। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।